हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होगे, ठंडी के मज़े ले रहे होगे आप लोग। ठीक है, छुट्टियां वैसे भी चल रही हैं आप लोग की। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से फिजिक्स का न्यू चैप्टर लेके आ चुका हूं बेटा, जिसका नाम है व्हाट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मोशन। मोशन चैप्टर हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए नेक्स्ट चैप्टर, जो क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो पेन और पेपर लेके बैठना है बेटा, सारी चीजें नोट करनी है और नोट्स प्रॉपर वे में आपको बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए कि फोर्स क्या होता है। देखो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ठीक है, ये क्या, इनर्शिया, रेस्ट मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कि फोर्स, व्हाट इज फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या है, फोर्स इज एक्सटर्नल पुश और पुल। किसी बॉडी पे आप पुश कर रहे हो बॉडी को कि पुल कर रहे हो, दैट इज अ फोर्स। बात समझ में आ रही है। उस फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं। जैसे यार, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, इसको हम लोग क्या किया, पुश किया, तो ये बॉडी किस में आ रही है, मोशन में आ रही है ना। ये बॉडी किस में आ रही है बेटा, मोशन में आ रही है। तो ये बॉडी मोशन में क्यों आई, क्योंकि आपने इसको पुश किया। तो ये जो पुश है दैट इज अ फोर्स। आपने इस बॉडी को पुल किया तो ये बॉडी मोशन में आई, आई कि नहीं आई। तो ये जो पुल कर रहे हो बेटा, इसका नाम क्या है, फोर्स। मतलब फोर्स क्या है, इट इज एक्सटर्नल पुश और पुल, और इससे क्या हो रहा है, बॉडी में एक मोशन क्रिएट हो रहा है। या फिर बोल सकते हो फोर्स इज इंटरैक्शन। देखो यहां पे मैंने लिखा है फोर्स इज एनी इंटरैक्शन। क्या बोला है बेटा मैंने, force is any interaction that will change the motion of an object। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो पॉइंट इसी में है, फोर्स कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज अ पुश और पुल। फोर्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये क्या है, एक पुश और पुल है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इस पर आपने पुश किया, मोशन में आ गया, पुल किया, मोशन में। जो पुश और पुल है दैट इज अ फोर्स। बात समझ में आ रही है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट देख लो जरा, अ फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने बताया था आप लोग को स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, मोशन चैप्टर में, कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी बेटा, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता था, वो होती थी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स हमारा कैसी क्वांटिटी था, एक वेक्टर क्वांटिटी था बेटा। फोर्स क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था, जिसके पास एक क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमने बोला कि फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन, ये क्या है, एक वैल्यू है फोर्स की। हमने बोला कि ये कहां एक्ट कर रहा है बेटा, ईस्ट में, तो ये क्या है, इसके साथ एक डायरेक्शन ऐड है। आपको फोर्स के साथ एक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि फोर्स इनवर्ड लग रहा है कि आउटवर्ड लग रहा है, कि ऑन द प्लेन लग रहा है, आउट ऑफ द प्लेन लग रहा है, ईस्ट में लग रहा है, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। तो फोर्स को एक डायरेक्शन देनी पड़ती है हमें, इसलिए इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। तो फोर्स को डिनोट करोगे बेटा तुम कैपिटल एफ से, रिप्रेजेंट करोगे, सिंबल है उसका वो, कि फोर्स से हम, जैसे हमारा नाम होता है, हम लोग अपने नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही फोर्स को भी रिप्रेजेंट किया गया फोर्स से, और उसको सिंबल हुआ कि हम किससे लिखा जाएगा, कैपिटल एफ से लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। अच्छा, न्यूटन को हम लोग लिखते हैं बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे लिखा जाता है वो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी समझो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अच्छा, फोर्स की एक यूनिट और है बेटा, यहां पे डाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डाइन। ठीक है, वो डाइन नहीं जो तुम चुड़ैल भूत वाले समझ रहे हो बेटा, ये फोर्स वाला डाइन है। ये एक्चुअली में सीजीएस सिस्टम में है। किसमें है, सीजीएस सिस्टम में है। और ये जो है बेटा न्यूटन, वो किसमें है,
MKS सिस्टम में, या फिर SI में बोल सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? ये CGS सिस्टम के अंदर अगर हम लोग डाइन को समझें तो डाइन क्या है? डाइन में है बेटा ग्राम व्हाट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हो डाइन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हो न्यूटन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन कन्वर्जन है। जैसे 1 मीटर इक्वल टू व्हाट 10⁻² सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना बेटा, 10⁻² सेंटीमीटर। तो वैसे ही 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। क्लियर है? चलो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जरा। देखो फोर्स के कुछ एग्जांपल मैंने दे रखा है, जो भी मैंने बताया आपको कि फोर्स क्या है, एक्सटर्नल पुश और पुल है, जो बॉडी के अंदर क्या क्रिएट कर रहा है बेटा, एक मोशन क्रिएट कर रहा है। तो देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट ना, देखो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को ये बच्चा क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो इसको बेटा, इसको पुश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो तुम, पुश कर रहे हो। तो इस पुश को क्या बोला जाता है? इस पुश को फोर्स बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? पुश को फोर्स बोला जाता है। अच्छा, यहां पे देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर रहे हो तुम, पुल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। तो इस पुल को क्या बोला जाएगा? फोर्स बोला जाएगा। अच्छा, ये पुश और पुल करने से क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है। बॉडी किस में आ रही है? मोशन में आ रही है। तुम खड़े हो बेटा, तुमको कोई धक्का मार दे तो क्या होगा, तुम मोशन में आ जाओगे। तो जो मोशन में तुम आए बेटा, वो किसकी वजह से आए? उस पुश की वजह से आए ना। तो उस पुश को क्या बोला जा रहा है? फोर्स बोला जा रहा है। क्लियर है? चलो यहां पे देखो, स्प्रिंग है, नॉर्मल स्टेट में है ये, इसको क्या किया गया, पुल करके एक्सपैंड कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? इसकी स्टेट को चेंज कर दिया गया। यहां पे देखो ये बलून है, बलून को कंप्रेस कर दिया गया, पुल कर दिया गया। तो फोर्स और क्या कर सकता है बेटा, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज कर सकता है। अभी हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स में देखेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो इतनी बातें आई हो तुमको समझ में आई होगी कि फोर्स क्या है, थोड़ा सा अंदर फील आया होगा चीज का कि हाँ फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स किसको बोलते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है बेटा? चलो देखो जरा, इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करने वाले हम लोग। किसकी बात करने वाले हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, इफेक्ट का मतलब उसका प्रभाव क्या है भाई, क्या चेंज कर सकता है, क्या बदल सकता है वो। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, फर्स्ट है बेटा, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी टू मूव। फोर्स क्या कर सकता है? एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। ला सकता है कि नहीं ला सकता है? ला सकता है भाई। देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट है, बचपन में तुमने ये टायर तो चलाया ही होगा, घर पे रखा हुआ था, बेवजह हम लोग टायर को ऐसे चलाते थे, हमें उसमें भी आनंद आता था, आनंद की अनुभूति होती थी, अलग ही मजे थे भाई। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कर रहे हो बेटा, इसको आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा के पीटते हो, ऐसे पीटते हो ना, तो ये बॉडी क्या करती है? मूव करती है। तो स्टेशनरी बॉडी को आप फोर्स लगा के क्या करा रहे हो? मूव करा रहे हो। बात समझ में आ रही है? मोशन में ला रहे हो। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। मान लो तुम्हारी तरफ एक साइकिल आ रही है, तुमने ऐसे पकड़ लिया सामने से आके, अब तुम बस के सामने पकड़ने मत चले जाना, नहीं तो पराठा बन जाएगा बेटा। ठीक है, देखो जरा, ये देखो, ये साइकिल है, साइकिल से क्या कर रहे हैं, तो चल रहा है, एक ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टायर के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो वो ब्रेक मारने से हमारा साइकिल क्या करता है? रुक जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग फोर्स अप्लाई करके चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, और फोर्स अप्लाई करके हम रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स क्या कर सकता है बेटा, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। आप बैट बॉल खेलते हो, ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट पे क्या किया आपने? फोर्स लगाया, और जिस डायरेक्शन में आप उस बॉल को मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो। कैसे? फोर्स लगा के। ठीक है, देखो जरा, यहां पे क्या किया इसने, फोर्स लगाया इस बॉल पे, और इस डायरेक्शन को क्या किया, बॉल इधर से आई, फोर्स लगाया और इसने बॉल को इधर भेज दिया।
तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में भेज सकता है। बात समझ में आ रही होगी? कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है बेटा, देखो जरा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। फोर्स और क्या कर सकता है, किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे यार तुम दौड़ रहे हो, तुमको पीछे से कोई धक्का मार दे तो तुम्हारी स्पीड और क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी बढ़ा सकता है कौन, फोर्स। बात समझ में आ रही है आपको? देखो जरा, यहां पे आप साइकिल चला रहे हो बेटा, कितने मजे से साइकिल चला रहे हो, पीछे से क्या किया आपके भाई ने, पुश कर दिया उसको, और तो स्पीड क्या कर जाती थी बचपन में, बढ़ जाती थी कि नहीं बढ़ जाती थी, बताओ यार बताओ। और यहां पे देखो, तुम साइकिल चला रहे हो, अपने भाई को बैठा नहीं रहे थे तुम, भाई ने क्या किया, पुल कर दिया साइकिल को, तो अब क्या होने वाला है, तुम्हारे साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे पुश करके साइकिल के मोशन का सपोर्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में साइकिल जा रही है उसी साइकिल में तुमने क्या किया, पुश कर दिया, तो उसकी स्पीड क्या करेगी, और इंक्रीज हो जाएगी। और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको तो पुल कर दिया, तो क्या हुआ, मोशन डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, स्पीड इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। देखो जरा, आपने ये सिंपल में, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बॉटल है, बॉटल को हमने क्या किया, फोर्स लगा के क्या किया, उसका साइज चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास बेटा समझो, ये हमारे पास एक पेपर है, इस पेपर में हम फोर्स लगा के इसकी साइज क्या कर सकते हैं, देखो इसकी साइज क्या हो गई, चेंज हो गई। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये है कि हम लोग फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज। जैसे आटा गूंथते हो, फोर्स लगा के उसकी शेप और साइज को हमेशा चेंज कर देते हैं। या बॉटल है, दबा दिया आपने, उसकी साइज शेप चेंज हो गई। तो फोर्स और क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ये डेली लाइफ में सारी चीजें आप लोग देखते हो। इतनी बात आई होप कि तुम्हें क्लियर हुई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो बेटा बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। बात करते हैं बेटा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की। बात करेंगे हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करने से पहले हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखो जरा क्या है, मान लो बेटा ये तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को तुमने इस साइड से पुश किया, क्या किया, पुश किया बाय द फोर्स एफ। इस साइड से तुमने इस ऑब्जेक्ट को पुश किया सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से, तो क्या ये ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा? मैं यहां पे खड़ा हूं, तुमने मुझे इधर से खींचा, एक बच्चे ने इधर से खींचा, दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से खींच रहे हो बेटा, सेम फोर्स से खींच रहे हो दोनों लोग, तो मैं क्या कहीं जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं किस में रहूंगा? रेस्ट में रहूंगा, स्टेशनरी रहूंगा, अपनी ही जगह पे बना रहूंगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जितना फोर्स लगाया इसने भी उतना ही फोर्स लगाया, और दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर गए। बात समझ में आई? मतलब मेरे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0 है। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? टोटल फोर्स। नेट फोर्स का मतलब टोटल फोर्स। तो बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? बैलेंस्ड का मतलब यह है, अगर हमारे बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में दो इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है, तो उस समय हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी, और वो दोनों फोर्स क्या कहलाएंगे? बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे, कि हम बैलेंस्ड है भाई, रुके हुए हैं, स्टेशनरी हैं उन दोनों फोर्स की वजह से। बात समझ में आ रही है? तो चलो उस पॉइंट को देखते हैं बेटा। कुछ पॉइंट्स है इसमें, देखो जरा। व्हेन बात करते हैं, व्हेन two or more forces act on a body
and produces net force equal to 0, the forces are called balanced force. मतलब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहे हैं और फोर्स लगने के बाद उस बॉडी में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? उस बॉडी में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो उस समय उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो उस फोर्स को क्या बोल रहे हो आप लोग? बैलेंस्ड फोर्स बोल रहे हो। बात समझ में आ रही है? अभी बताया था मैंने। अ बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट कॉज अ बॉडी टू एक्सेलरेट। जो बैलेंस्ड फोर्स होगा, वो बैलेंस्ड फोर्स क्या बॉडी को एक्सेलरेट करा सकता है, मूव करा सकता है? नहीं भाई, कहां से मूव करा देगा? तुम इधर मान लो मुझे खींचे 10 न्यूटन से, इधर भी तुमने खींचा मुझे 10 न्यूटन से, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितना रह गया? नेट फोर्स को टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हो। तो मेरे पर टोटल फोर्स कितना है? 0। जब फोर्स ही 0 है तो बॉडी एक्सेलरेट कैसे होगी? एक्सेलरेट होने वाली नहीं है, इसलिए बोला गया है कि एक्सेलरेट नहीं करेगी बॉडी। ठीक है। in balanced forces the forces are equal in magnitude। बोला गया है जो बैलेंस्ड फोर्स होंगे वो फोर्स क्या होंगे? इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, और डायरेक्शन दोनों की क्या होगी बेटा? अपोजिट होगी। अभी बताया कि इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 क्या हो गया? सेम अमाउंट में फोर्स, और डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। ठीक है। A balanced force does not produce any change in state of uniform motion or rest of the body। मतलब अगर कहीं किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो किस में रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, या तो बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो बेटा, समझो ये हमारे पास बॉडी है एक, ठीक है, ये बॉडी है, समझो जरा, इस पे फोर्स लगा बेटा, इधर से ऐसे लगा दो, ये फोर्स, इसको इस तरीके से लगा देते हैं फोर्स को। इधर से तुम क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो बॉडी इसको, इस ऑब्जेक्ट को कितने से? F = 10 न्यूटन से, F1 बोल दो इसको। और इधर इस बॉडी को तुम इधर खींच रहे हो, इस साइड कितना है? F2 से बेटा, मान लो तुमने इधर भी खींचा 10 न्यूटन से, इस बॉडी पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? इस पे बेटा एफ नेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एफ नेट, एफ टोटल, एफ रिजल्टेंट, ये सारे टर्म क्या हैं? सेम है। ठीक है, ये सारे टर्म क्या हैं? सेम है। इनका मतलब कि इन बॉडी पे टोटल फोर्स को ऐड कर दो। बात समझ में आ रही है? देखो, तो एफ नेट इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे? टोटल फोर्स कितना है? F1 F2। तो F1 मैंने लिखा, हमको प्लस क्या करना है? F2 करना है। प्लस क्या करना है? F2 करना है। तो हमने माइनस F2 ऐसे लिखा। क्यों लिखा बताओ? क्यों लिखा? क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप इस डायरेक्शन की फोर्स को पॉजिटिव लोगे तो इस वाली डायरेक्शन की फोर्स को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। इसीलिए मैंने यहां F2 को माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो F1 माइनस कितना है बेटा? F2। अब बताओ F1 की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। F2 की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। तो वैल्यू कितनी आ गई टोटल? 0 न्यूटन। मतलब इस बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स जो है वो कितना है? टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, या फिर हम बोले नेट फोर्स, कितना आया? 0 न्यूटन। तो क्या 0 न्यूटन का फोर्स हमारे बॉडी पे लग रहा है तो क्या मैं मूव करूंगा? क्या मैं एक्सेलरेट करूंगा? नहीं। इसीलिए बोला गया था कि जो कोई बॉडी होती है अगर उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गई तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती है। या तो बॉडी किस में रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे मान लो कोई तुम मान लो कोई एक कार है बेटा, वो मान लो चल रही है, कोई कार है, समझो, हर एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा बेटा, समझो जरा ध्यान से। ये हमारे पास एक कार है। कौन सी कार है? समझ लो, हमको डायग्राम तो बनाने आता नहीं है। ठीक है, देखो ये कार है, ये चल रही कितने स्पीड से? मान लो ये 30 km/h से चल रही है। ठीक है, ये चल रही है। तुमने यहां पे इसको ऑब्जर्व किया, इसी कार को, आगे थोड़ी सी यहां पे ऑब्जर्व किया बेटा आपने उसी कार को।
यहां पे ये क्या चल रही थी, यहां पे भी ये 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो ये समझ में आ गया कि ये जो हमारी कार है वो कैसे है, यूनिफॉर्म मोशन में है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो ही नहीं रही है। तो इस पे जो नेट फोर्स है बेटा जीरो है, अभी जान लो। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो वही लास्ट जो हमारा क्या था पॉइंट था, जो लास्ट पॉइंट था बेटा, कहां गया, अ बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट। तो मतलब क्या कह रहा है, कहने का मतलब यह है बेटा कि कोई बॉडी पे अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो उसके यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, उसको चेंज नहीं करेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। समझो जरा क्या मतलब, यूनिफॉर्म मोशन में भी बॉडी, उस समय बॉडी के ऊपर क्या होता है, उस समय बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स होते हैं। कैसे, हम बॉडी को एक्सेलरेट करके आगे भगाना चाहते हैं, फ्रिक्शन क्या करता है, बॉडी को पीछे खींचता है। तो फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, और ये बॉडी को जो एक्सेलरेट, तुम क्या कर रहे हो, बॉडी जिस बॉडी, देखो बॉडी जो हमारा कार होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इंजन्स लगे होते हैं ना। इंजन क्या करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करके इसको आगे चलाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक तरह से इंजन क्या कर रहा है, आगे की तरफ खींचना चाहता है बॉडी को। और फ्रिक्शन जो है बेटा, फ्रिक्शन जो दो सरफेस के बीच में लगता है, टायर के बीच में और इसके बीच में, बात करेंगे। तो ये फ्रिक्शन, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, ये दोनों, ये वाले फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। और बॉडी किस में रहेगी, बॉडी किस में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। और ये फोर्स अगर कम हो गया और ये फोर्स ज्यादा हो गया तो उसमें बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं, अभी कुछ टाइम बाद हमने क्या किया, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलने लगे, तो बॉडी क्या कर गई, एक्सेलरेट कर गई। उस समय आगे वाला फोर्स ज्यादा हो गया और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो वो कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और एक्सेलरेटेड मोशन अनबैलेंस्ड फोर्स कॉज करता है। एक्सेलरेटेड मोशन कौन कॉज करता है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स। अभी बात करेंगे, बात समझ में आ रही है। और एक चीज, रेस्ट में, ये बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स रहेगा तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। बात समझ में आ गई होगी, आई होप बेटा तुम्हें। चलो, इतना डिटेल में तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये जान लेना। अगर तुम सीख लिए फिजिक्स तो मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है बेटा, चलो हम लोग बात करते हैं बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स की। बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, तुम यहां पे खड़े हो आराम से, इधर तुमको कोई खींच रहा है इस साइड, मान लो 10 न्यूटन से, और इधर तुमको खींचा किसी ने 3 न्यूटन से, तो बताओ तुम किधर जाओगे, जिधर फोर्स बड़ा रहेगा, जिधर का फोर्स ग्रेटर होगा, उधर क्या करोगे, तुम मूव कर जाओगे। मतलब तुम्हारे ऊपर अब क्या हो रहा है बेटा, एक नेट फोर्स आ जाएगा। 10 न्यूटन तुमने, किसी ने इधर लगाया और 3 न्यूटन इधर लगाया, तो 10 न्यूटन में से 3 न्यूटन मर गया, कैंसिल आउट। तो तुम्हारे ऊपर बचा कितना, अभी 7 न्यूटन का फोर्स बचा हुआ है। और वो 7 न्यूटन किधर लग रहा होगा, जिधर ग्रेटर फोर्स था। तो वो 7 न्यूटन तुमको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा देगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे देखो डेफिनेशन के अंदर बेटा, डेफिनेशन के अंदर देखो, व्हेन 2 or more forces act on a body produces net force not equal to 0, produces net force not equal to 0, the forces are called unbalanced force। तो यहां पे नेट फोर्स बेटा है जो कि एफ नेट जो रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। बात समझ में आ रही है। इन अनबैलेंस्ड फोर्स द फोर्स आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। अनबैलेंस फोर्स में जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो अनइक्वल हो सकता है, देखो इक्वल भी हो सकता है, बट एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग जाए तभी बॉडी को मोशन करा देगा। ठीक है, कॉजिंग द ऑब्जेक्ट मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। तो उस डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो हमने अभी तुमको एग्जांपल दिया, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर 3 न्यूटन का फोर्स लगा, तो 10 में से 3 न्यूटन तो मर गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 7 न्यूटन। 7 न्यूटन किधर बचा बेटा, जिधर ज्यादा फोर्स था उधर वाला फोर्स बचाना, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में। वही यहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, एन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन प्रोड्यूस चेंज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट बॉडी। मतलब ये बोला गया है बेटा कि जो क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है, यूनिफॉर्म मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बना सकता है, और बॉडी किसी बॉडी के स्टेट को अगर रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है। बात समझ में आ रही है।
इन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन एक्सेलरेटेड अ बॉडी, बोला था मैंने, अनबैलेंस्ड फोर्स ही बॉडी को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। समझो जरा ध्यान से, समझिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे मान लो तुमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट पे तुमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पे तुमने फोर्स लगाया इधर 10 न्यूटन, F1 लगाया बेटा 10 न्यूटन, इधर से तुमने लगा दिया बेटा 3 न्यूटन, F2 लगा दिया 3 न्यूटन। तो बॉडी पे नेट फोर्स बताओ। अभी मैंने बोला कि नेट फोर्स बेटा, नेट फोर्स में दोनों फोर्स को ऐड कर देना, तो F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2। तो F1 को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो F1 को क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। तो F1 की वैल्यू क्या है, अच्छा पॉजिटिव निगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर एक डायरेक्शन में पॉजिटिव तो दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन बेटा, इधर कितना 3 न्यूटन, तो इतना क्या यहां से कितना आ गया बताओ, 7 न्यूटन। तो ये 7 न्यूटन किस डायरेक्शन में आ जाएगा, 7 न्यूटन किधर बचेगा, 7 न्यूटन बेटा इधर ही तो बचेगा, ग्रेटर फोर्स की तरफ। तो बॉडी किधर मूव करेगी, ग्रेटर फोर्स की तरफ मूव कर जाएगी, क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, मतलब एक्सेलरेट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अच्छा समझिए जरा, मान लीजिए एक बॉडी मेरे पास और है, ये ग्राउंड सरफेस है, इस बॉडी पे मान लो दो फोर्स लगे, F1 इक्वल टू कितना 10 न्यूटन और F2 इक्वल टू बेटा 3 न्यूटन। अब इस बॉडी पे नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स, तो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13 न्यूटन। अब प्लस 3 क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में दोनों क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो टोटल फोर्स बॉडी पे कितना लग गया, 13 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। तो बॉडी किधर मूव कर जाएगी, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो कैसा ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब जरूरी नहीं है कि दो ही फोर्स लगे यार, दो से ज्यादा लग सकते, 3 फोर्स लगते। ऐसा भी हो सकता था कि इधर लगा F1, इधर लगा F2, लगा ये मान लो 5 न्यूटन, ये लगा 10 न्यूटन, और इधर लग गया बेटा ऐसे 10 न्यूटन। तो ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, मूव करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। अरे भाई इस 10 न्यूटन को ये 10 न्यूटन मार देगा, इस 10 न्यूटन को 10 न्यूटन मार दिया, क्योंकि अपोजिट। तो इस बॉडी पे अभी F1 बची, तो F नेट जो आएगा बेटा, F नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। बात समझ में आ रही है। ये 5 न्यूटन ही आएगा, ऐड कर लेना। देखो ये 5 न्यूटन अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा यही वाला फोर्स। तो बॉडी इस साइड क्या करेगी, मूव कर जाएगी। तो बॉडी क्या करेगी बेटा, एक्सेलरेट कर। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये हो गया कि दो सारे फोर्स का नेट उस बॉडी पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो बॉडी क्या रहेगी, बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगी, और फोर्स क्या कहलाएंगे, बैलेंस्ड फोर्स। और उस बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है। उस बॉडी मेरे को कोई खींचे यार, इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, इधर 15 न्यूटन से खींच रहा है, मेरे पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो मैं मूव कर जाऊंगा किसी न किसी डायरेक्शन में जिधर ज्यादा फोर्स होगा। बस यही कंडीशन है कि F नेट इक्वल्स टू 0 किसी बॉडी के ऊपर, तो बैलेंस्ड कंडीशन, और F नेट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा बेटा अनबैलेंस्ड कंडीशन। बात समझ में आ रही है। इस कंडीशन में बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। इस वाले कंडीशन में बॉडी मोशन में रहेगी और एक्सेलरेट करेगी। बात समझ में आ रही है। सारी पॉइंट्स लिखा है उसमें है, मेंशन कर चुका हूं बेटा। देख लो, नेट फोर्स भी बता दिया है मैंने कि नेट फोर्स क्या होता है। तुम्हारी हर एक चीज का मैंने ध्यान रखा है, कहां तुमको समझ में आएगा कहां नहीं आएगा, हर चीज नोट्स में मिलेगा बेटा। तो नेट फोर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो द रिजल्टेंट फोर्स इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन मोर देन वन फोर्स आर कंबाइंड। मतलब अगर हम लोग क्या करें, किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है और सारा फोर्स को कंबाइन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उस फोर्स को बोलोगे रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स। अभी बताया था मैंने, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेट फोर्स। बात समझ, देख लो यहां पे
बैलेंस्ड फोर्स, इधर बेटा 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आई होप कि तुमको दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 60 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है? 60 न्यूटन। तो कौन सी कंडीशन है? बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन है। बैलेंस्ड फोर्स में डोंट कॉज चेंज इन मोशन, तो मोशन में चेंज नहीं होने जो वाला है। दोनों फोर्स क्या रहेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे और किस में होंगे? इक्वल साइज में होंगे। इक्वल साइज में इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे। ये अनबैलेंस्ड फोर्स इधर लगा कितना? 30 न्यूटन, और इधर कितना लगा है बेटा? इसी डायरेक्शन में लगा है 60 न्यूटन। तो दोनों फोर्स क्या करेंगे? इसको इस पे 90 न्यूटन क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी को मूव कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल, ये सब सारी डिटेल प्रीवियस वाले हमारे स्लाइड में था। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा मुझे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। अब बात करते हैं बेटा फोर्स के बारे में। सबसे पहले किसने बोला, क्या बोला, कैसे बोला, सारी चीजें कहां से आई। तो हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं। पहले एरिस्टोटल, ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है एरिस्टोटल फाइलेसी, उसके बाद गैलीलियो जी आएंगे, उसके बाद न्यूटन जी आएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एक साइंटिस्ट हमारे थे, ये एरिस्टोटल जी। एरिस्टोटल चाचा क्या बोलते हैं, समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ठीक है, तो एरिस्टोटल चाचा क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल चाचा बोलते हैं भाई कि एन एक्सटर्नल, समझो जरा, अभी समझाऊंगा। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब उन्होंने बोला एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में चलाने के लिए हमेशा एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तुमको भी यही लगता होगा भाई कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यूनिफॉर्म मोशन में चलाने के लिए हमेशा एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? ऐसे ये बॉडी रखी हुई है, ऐसे इसको फोर्स लगाओगे, जब तक फोर्स लगाओगे तभी तक ये बॉडी चलेगी, फोर्स हटा लोगे बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। तो मतलब उन्होंने ये बोला, जैसे मान लो तुम साइकिल पे बैठे हो यार, ठीक है, तो जब तक तुम पैडल मारोगे मतलब फोर्स लगाओगे तब तक बॉडी चलेगी, नहीं तो बॉडी रुक जाएगी, इनका कहना था। मतलब बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक हमें हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी, ये इनका कहना था। लेकिन ये बात गलत हो जाती है, इसलिए बोला जाता है एरिस्टोटल फैलेसी। बाद में ये बातें कंक्लूजन में होती है, जो गैलीलियो जी कंक्लूड करते हैं कि हमने बॉडी पे एक बार फोर्स लगा दिया तो बॉडी अगर मोशन में है तो कंटिन्यू वो मोशन में रहेगी, उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये एरिस्टोटल ने कहा था कि बॉडी को चलाने के लिए हमें हमेशा एक, अगर यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी चल रही है तो हमेशा उस पर एक फोर्स लगा के रखिए, नहीं तो बॉडी रुक जाएगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा नहीं है। ये किस बिहाफ पे बोला गया? एक फ्रिक्शन फोर्स, ये भूल गए थे कि फ्रिक्शन फोर्स नाम की चीज भी होती है। बात समझ में आ रही है? तो देखो जरा, पहले तुमको मैं कुछ स्टेटमेंट दिखाता हूं गैलीलियो जी का। देखो जरा, समझना। गैलीलियो जी ने क्या किया? कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप किया और कुछ एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, ध्यान से सुनो। उन्होंने क्या किया बेटा, गैलीलियो जी की बात कर रहा हूं मैं। गैलीलियो जी ने ऐसा एक प्लेन लिया, ये प्लेन इंक्लाइंड प्लेन, और इस साइड से भी सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन। यहां पे एक ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस, ये इंक्लाइंड प्लेन फर्स्ट, ये इंक्लाइंड प्लेन सेकेंड, और एक हैवी बॉल लिया। इस हैवी बॉल को क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन के एक साइड पे रख दिया। अब इस बॉल को रिलीज किया, कोई उन्होंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया बेटा, वो बस उन्होंने बॉल को रिलीज किया है। तो ये बॉल क्या किया, ये बॉल यहां से मूव किया, यहां मूव किया, और लगभग सेम हाइट पे, जितनी ये हाइट पे है उतने ही हाइट पे जाके यहां पे, उतने हाइट पे जाके गया। ये मैक्सिमम हाइट इतना ही कवर किया। देखो यहां पे मैंने बनाया है कि इनिशियल हाइट यहां पे h1 है, लेकिन थोड़ी सी कम हाइट तक ये गया। फिर उन्होंने क्या किया, इस सरफेस को लुब्रिकेट किया। लुब्रिकेट मतलब
उनको देखो अब इतना ये सेम हाइट तक अगर जाता तो समझ में आता कि भाई कि इसमें कुछ कोई रोकने वाला नहीं है फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन यहां पे सेम हाइट तक नहीं गया, समझ गया कि इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इसके बीच में क्या लग रहा है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, जो मोशन का अपोज करता है, जो दो सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है लुब्रिकेटिंग प्लेन्स। अब ये जो प्लेन लिया उन्होंने इस बार, वो लुब्रिकेटिंग लिया। लुब्रिकेटिंग मतलब एक ऐसा मटेरियल लगा दिया उनके ऊपर, लुब्रिकेट लगा दिया, ऑयल लगा दिया, ग्रीस लगा दिया, जो भी चीजें हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दे। जब उन्होंने फ्रिक्शन को रिड्यूस किया तो देखा जहां से बॉल चली थी लगभग बॉल उसी हाइट पे पहुंच रही है, लगभग बॉल उसी हाइट पे अब पहुंच रही है। मतलब कि एक बार अगर बॉडी मोशन में आ गई तो वो क्या है? उसी हाइट तक जा रही है, मतलब उसको रोकने वाला अभी कोई नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में तुमको देखने को मिलेगा बेटा, क्या देखने को मिलेगा समझो जरा। अब देखो कि जब वो अब क्या किया, इस सरफेस को भी फ्रिक्शनलेस, अब लुब्रिकेटिंग से हटा दो, अब उन्होंने सरफेस को क्या बना दिया? फ्रिक्शनलेस बना दिया, स्मूथ सरफेस एकदम फ्रिक्शनलेस। तो अब देखा उन्होंने कि जितनी हाइट से ऑब्जेक्ट को उन्होंने ड्रॉप किया, जितनी हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया वो उतनी हाइट पे ही चला गया। अब उन्होंने क्या किया? इस प्लेन को थोड़ा सा इंक्लाइंड किया और इंक्लाइंड किया, तो उन्होंने देखा कि वो अभी भी उतनी ही हाइट पे पहुंचा ऑब्जेक्ट, उतनी ही हाइट पे अभी ऑब्जेक्ट पहुंचा, बट अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब उन्होंने प्लेन को क्या कर दिया? पूरा हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल जब प्लेन को कर दिया तो अब जब उन्होंने बॉल को यहां से ड्रॉप किया बेटा, जब बॉल ड्रॉप हुई तो ये बॉल डिस्टेंस कवर करती गई, ये बॉल रुकी नहीं। ये बॉल रुकी नहीं, ये कंटिन्यू मोशन में रही। तो उस चीज से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा कंटिन्यू मोशन में रहेगी, उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है उसको मोशन में रखने के लिए। जबकि एरिस्टोटल जी ने बोला था कि बॉडी को मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, नहीं तो बॉडी रुक जाएगी। लेकिन यहां पे उन्होंने ऐसा देखा, जब सरफेस को फ्रिक्शनलेस बना दिया, मतलब सरफेस फ्रिक्शन है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तब यहां से जब उन्होंने बॉल को ड्रॉप किया तो ये बॉल कभी रुकी ही नहीं। जब सरफेस कैसा था? फ्रिक्शनलेस। तो उन्होंने बोला कि अगर बॉडी एक बार मोशन में है तो बॉडी रेस्ट में आने वाली नहीं है, उस पर फोर्स आप लगाइए चाहे मत लगाइए या मत लगाइए, वो बॉडी चलती रहेगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी हमेशा किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। बात समझ में आ रही? इसी चीज को देखो जरा, एरिस्टोटल जी ने बताया। एरिस्टोटल जी ने देखो यहां पे, गैलीलियो जी ने बताया, ठीक है ना। गैलीलियो जी का स्टेटमेंट सारी चीजें वो देख रहे थे हम लोग। तो एरिस्टोटल का गलतियां हमने देख लिया, लेकिन वो गैलीलियो जी का एक्सपेरिमेंट था हम लोग पिछला जो देखा हमने, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया? डेवलप द आइडिया ऑफ द फोर्स एज अ कॉज फॉर द मोशन एंड डिटरमाइन दैट नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट है भाई वो, कि अगर वो बॉडी चल रही है तो हमेशा चलेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है कि उसको हम मोशन में हम हमेशा अगर वो मोशन में उसको रखना है तो हमें हमेशा एक्सटर्नल फोर्स चाहिए नहीं, एक बार मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। हाँ, स्टेट चेंज करना है उसका तो फोर्स लगाओ। बात समझ में आ रही है? ये किसके स्टेटमेंट थे? गैलीलियो के। वो ये जो एक्सपेरिमेंट थे बेटा, ये एक्सपेरिमेंट किसके थे? ये गैलीलियो जी के एक्सपेरिमेंट थे। ये सब सारे एक्सपेरिमेंट किसके थे? गैलीलियो जी के एक्सपेरिमेंट थे। और ये सारे एक्सपेरिमेंट उनके गैलीलियो जी के थे, ये भी एक्सपेरिमेंट उन्हीं का था। फिर गैलीलियो जी के स्टेटमेंट को देखने के बाद फिर सर आइजैक न्यूटन आते हैं और सारी बातें कंक्लूड करते हैं, क्या? अपने 3 लॉज देकर। न्यूटन्स के 3 लॉज आते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है।
तो उनके लॉज हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और न्यूटन जी के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया फोर्स के बारे में, वो सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, तभी ये आगे जाके आपके चैप्टर में हर टॉपिक, इसी टॉपिक में हर जगह काम आएगा, 11th में भी काम आएगा। बात समझ में आ रही है? इसको पढ़े रहोगे तो हर एक टॉपिक जो इससे रिलेटेड होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बैलेंस अनबैलेंस की कहानी, फोर्स क्या होता है, गैलीलियो जी ने क्या बोला था, न्यूटन की उनकी एरिस्टोटल की फैलेसी क्या थी, उन्होंने फैलेसी मतलब उन्होंने गलत क्या बोला था, उसको फिर गैलीलियो जी ने कैसे सुधारा, फिर न्यूटन जी ने गैलीलियो जी के एक्सपेरिमेंट को देखते हुए कैसे न्यूटन के 3 लॉज को एक्सप्लेन किया उन्हीं के बिहाफ पे। न्यूटन का तो पहले ही लॉ है ना कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहेगी। तो ये तो गैलीलियो जी ही बता के चले गए, उसी लॉ को लेके उन्होंने एक्सप्लेन किया। बात समझ में आ रही है? तो सारे लॉज हम लोग क्या करें कल के लेक्चर में देखेंगे, इतनी सारी चीजें। अगर कोई दिक्कत है बेटा तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, वो चीजें मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए तब से मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।